स्टूडेंट, मैं किरण सिंह, कक्षा 6 के लिए हिंदी सेकेंड। ये पार्ट 1 है। इससे पहले मैं आपको 5 पार्ट तक पढ़ा चुकी हूँ। ये छठा चैप्टर है कारक। तो अब इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। लिंग तथा वचन मैंने पढ़ा दिया था, अब ये कारक पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले कारक की परिभाषा जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्द के साथ प्रकट किया जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कहना का तात्पर्य ये है कि संज्ञा जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया है कि नाम, गांव, वस्तु, प्राणी इत्यादि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संज्ञा का संबंध यानी क्रिया के साथ किया जाता है। जैसे राम ने खाना खाया, इसमें ये राम हुआ संज्ञा और खाना खाया हुआ उसका क्रिया। तो इसमें जो बीच में ये ने शब्द बच रहा है यही आपका होगा कारक। क्लियर है। अब दूसरा उसका विभक्ति शुरुआत करते हैं। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उनको विभक्ति कहते हैं। यानी ये जो शब्द चिन्ह है यही आपका विभक्ति कहलाता है। अब यहाँ कारक शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग ये जानते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसका और इसके विभक्ति चिन्ह भी उसी प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने सारा एक ही शब्द उसमें लिख लिया है। आप इसी प्रकार का चार्ट अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने से होता है। अब देखिए उसकी परिभाषा जानते हैं। कर्ता कारक का ने का परिभाषा यानी कर्ता कारक का संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो। अब देखिए कीर्ति ने पत्र लिखा, यानी कीर्ति हो गया हमारा संज्ञा और पत्र लिखा हो गया हमारा क्रिया। अगर हमने इसमें से ने हटा दिया, कीर्ति पत्र लिखा, यानी हमें किसी चीज की जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन एक ने जुड़ने से हमें सब कुछ पता चल जा रहा है कि कीर्ति ने क्या किया है, पत्र लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर होगा, इसीलिए यहाँ पर ने शब्द जुड़ा जाता है। ये आपका विभक्ति कहलाता है, विभक्ति चिन्ह कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो शब्द संज्ञा का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जोड़ता है वही आपका विभक्ति या कारक कहलाता है। दूसरा आता है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। वाक्य में, ध्यान दीजिएगा फिर से इसकी परिभाषा, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया के काम का प्रभाव पड़े, विशेष विभक्ति को का प्रयोग प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है, निर्जीव संज्ञा के साथ नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस को का जो संबंध होता है वो किसी जीवित व्यक्ति के साथ होता है, निर्जीव वस्तु के साथ इसका संबंध नहीं जोड़ा जाता है। जैसे देखिए पुलिस ने, अब पुलिस ने यहाँ हो गया था कर्ता कारक, देखिए कीर्ति ने, और चोर को, चोर एक प्राणीवाचक है, पकड़ा, यहाँ पर आपका को आ गया फिर से विभक्ति चिन्ह। अब तीसरा आता है हमारा करण कारक। इसका है से के द्वारा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये देखिए अपादान का भी से है और करण कारक का भी से है। तो इसको मैं आगे मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से ये समझ में आता है। तो वाक्य में फिर से यहाँ पे इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्ता यानी संज्ञा या सर्वनाम जिस साधन की सहायता से काम करता है, वाक्य में कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है उसी को करण कारक कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा दिया है, माता जी ने हाथ से, तो क्या है, साधन, माता जी का साधन है हाथ से चावल खाए। यहाँ पर यानी फिर देखिए परिभाषा, वाक्य में कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है वही आपका होता है करण कारक। माता जी ने हाथ से, हाथ से तो ये विभक्ति चिन्ह हो गया, लेकिन किस साधन क्या है यहाँ पे, हाथ, इसीलिए ये फिर से वापिस हो गया करण कारक। विभक्ति से का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं किया जाता बल्कि कारण का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ साधन के लिए ही नहीं, यानी जैसे हाथ यहाँ साधन था,
किसी चीज का कारण होता है वो भी उसका बोध होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक और दिया है आपको यहाँ पर उदाहरण, वह डायरिया से मरा। किससे मरा? डायरिया से। तो ये कारण हुआ ना, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। अब आता है संप्रदान कारक, के लिए, को या देने के रूप में। वाक्य में कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ दिया या लिया जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। आनंद पिताजी के लिए कपड़े लाया। देखिए परिभाषा के आधार पर ही हो जा रहा है। वाक्य में कर्ता आनंद द्वारा जिसके लिए यानी पिता के लिए कुछ लाया, कुछ दिया या लिया जाए, तो क्या दिया है उसने? कपड़े दिए हैं। आ गया। अब पांचवा है अपादान कारक। फिर से यहाँ से और यहाँ से आया से, दो कंफ्यूजन, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये से था साधन के रूप में, साधन था ना, और या कारण के रूप में, लेकिन ये साधन होगा अलग होने की भावना से, अलग, डरना इत्यादि से। यानी जिस शब्दों में किसी वस्तु को किसी वस्तु से अलग किया जाता है वहां पर अलग होने की भावना प्रदर्शित करता है, वही आपका होगा कौन सा कारक? अपादान कारक। देखिए वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु का अलग होना, तुलना करना या डरना पाया जाए। हाँ, यहाँ पे था साधन और कारण के रूप में, यहाँ पर है अलग होना, तुलना करना या डरना पाया जाए। देखिए मैंने तीनों का उदाहरण आपको दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। भारत नेपाल से विकसित देश है, नेपाल से, तो क्या हुआ? तुलना। दूसरा है रतनलाल पंतनगर से आया है। ये एक चीज को दूसरी चीज से अलग कर रहा है, किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग कर रहा है, तो ये हुआ अलग। अब बिल्ली कुत्तों से डरती है, डरना के रूप में, यहाँ पर क्लियर हुआ है। संबंध कारक का, के, की, ना, नी, ने, रा, रे, री। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो वहां आपका होता है संबंध कारक। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर क्या हुआ? भारत के। हाँ, यानी संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध हो, यानी अटल जी का संबंध किससे है? भारत से है, तो ये किसके प्रधानमंत्री हैं? भारत के। अब आया आपका अधिकरण कारक। में, पर, ऊपर। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। इसके पहले मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया तीनों बता दिया है, तो उसके आधार पर देखिए का बोध हो। ताजमहल आगरे में है, यानी क्रिया का आधार क्या हुआ? आगरा। ठीक। अब आया आपका संबोधन कारक। हे, अरे, ओ, यानी विस्मयबोधक चिन्ह, जैसे आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं, ये चिन्ह जहां कहीं भी होते हैं वो संबोधन कारक होता है। अचानक चलते चलते हमें ठेस लग जाती है तो हम लोग अपने शब्द निकालते हैं ना, आह, तो ये बोला हुआ आह ही आपका संबोधन कारक होता है। हाँ, लेकिन इसका देखिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या बुलाने आदि का बोध होता हो। हाँ, तो यही हुआ अरे अतुल। फिर से विस्मयबोधक चिन्ह, तुम कब आए। हाँ, ये आपका 8 कारक पूरा हो गया है, यानी इसे याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में, पर, ऊपर, संबोधन हे, अरे। हाँ, तो ये पूरा इस तरह से इतना याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर समास भी किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको अभी तक समास नहीं पढ़ाया है कि कारक पढ़ाने के बाद मैं आपको समास की जानकारी दूंगी, क्योंकि इसमें कारक के चिन्ह की जानकारी ना हो तो परेशानी हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पर कारकों में अंतर जानेंगे। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हुआ था ना कंफ्यूजन, तो यहाँ पे 2 कंफ्यूजन है, आपको दोनों में अंतर बता रही हूँ। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक तथा
संप्रदान कारक में। देखिए यहाँ पे भी को है और यहाँ पे भी को है, तो इसके में अंतर देख लेते हैं। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। शर्मा जी ने अतुल को पढ़ाया, उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी शर्मा का प्रभाव अतुल पर। ठीक। और संप्रदान कारक के चिन्हों का अर्थ है के लिए या वास्ते। जहां किसी को कुछ देने या किसी के द्वारा कुछ काम करने का बोध होता है वहां को का प्रयोग होता है तथा उसका आशय के लिए, के वास्ते आदि से ही होता है। बच्चों ने कहानी को पढ़ा, या बच्चों के लिए कहानी पढ़ा गया, इस प्रकार से। यानी जब भी इसे किया जाता है या बनाया जाता है तो इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, शर्मा जी ने अतुल के लिए पढ़ाया, ये शब्द वाक्य तैयार नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर आ जा रहा है बच्चों ने कहानी, बच्चों के लिए कहानी पढ़ा गया। इसमें एक वाक्य, एक पूरा समझने वाला वाक्य तैयार हो जा रहा है, इसीलिए ये शब्द सार्थक होता है। यानी बोलने के आधार पर ही वाक्य बन रहा है या नहीं, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कर्म कारक। देखिए इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। शर्मा जी ने विपुल को पढ़ाया। दूसरा, भूखे को खाना दो। क्या कुछ देने या किसी के द्वारा कुछ काम करने का बोध होता है। देखिए भूखे को फिर से कुछ दिया जा रहा है। दादाजी को नमस्ते करो, यानी को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का प्रभाव होता है, यानी दादाजी पर नमस्ते का प्रभाव। और दूसरा है वहां पीने को पानी भी नहीं मिला, फिर से वही बात कि कुछ देने या कुछ नहीं देने का प्रभाव। अब दूसरा आता है करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। ये तो मैंने पढ़ाते वक्त ही आप लोगों को बता दिया था कि किस प्रकार से करण कारक और अपादान कारक में अंतर होता है। करण कारक, देखिए करण कारक में के द्वारा साधन और कारण, जबकि संप्रदान कारक में किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के साथ अलग होना या किसी वस्तु से डरना या किसी वस्तु से तुलना किया जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही समझाया था, फिर भी एक बार यहाँ पर देख लीजिए। दोनों ही कारकों की विभक्तियां से हैं। करण कारक में से का अर्थ सहायता या द्वारा होता है, जबकि अपादान कारक में से का अर्थ पृथकता, पृथकता का अर्थ यहाँ अलग होने से है, से होता है। तो ईश्वर विशाल, करण कारक का उदाहरण यहाँ पे दिया है। ईश्वर विशाल नेत्रों से सबको देखता है, यानी फिर से सहायता। अनीता कार से कॉलेज गई, यानी किसकी सहायता ली, कार की, कॉलेज। सोना खान से निकाला जाता है, यानी किससे किसको अलग किया गया है, खान से सोने को अलग किया गया है। दूसरा, सोनिया इटली से आई है, फिर सोनिया कहाँ से आई है, इटली से, नहीं अलग हुआ है ना, तो यहाँ पर यही होता है। यानी इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस कंफ्यूजन सिर्फ इसमें नहीं होता है, कर्म कारक और संप्रदान कारक में नहीं होता, बल्कि करण कारक और अपादान कारक में होता है। बस इस चीज को अगर आप अपने दिमाग में बिठा ले कि एक करण कारक यानी साधन के रूप में और कारण के रूप में, यानी करण कारक में जो उदाहरण दिया जाएगा वो किसी का कारण होगा या किसी साधन की सहायता से वो काम किया गया होगा, ये आपका करण कारक होगा। जबकि संप्रदान कारक में किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु से अलग करना, डरना या तुलना करना बताया जाएगा, यही आपका अंतर है। अगर इन दो चीजों को आप एकदम रट लें तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। मैं किरण सिंह कक्षा 6 के लिए हिंदी सेकेंड, ये पार्ट 2 है, पार्ट 6 का कारक। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में बताया था कि कारक 8 प्रकार के होते हैं, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण की सहायता से आपको मैंने कारक समझाने का प्रयास किया था। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ विभक्तियों का प्रयोग, की जो भी विभक्तियों का प्रयोग है यानी चिन्ह है उसका किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर ने, पहले बता रहा है कर्ता ने विभक्ति का प्रयोग वर्तमान काल में नहीं करते हैं।
प्रभा प्रातः काल पड़ती है। देखिए इसमें वर्तमान काल चल रहा है ना, इसीलिए इसमें ने का प्रयोग नहीं किया गया है। रामू काम करता है, फिर से यही बात कि वर्तमान काल में होने के कारण इसमें ने का प्रयोग नहीं किया गया है। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ होता है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो जिसमें कर्म होता है, ये आपको आगे मैं बताऊंगी कि कर्म की जानकारी किस प्रकार से होती है और अकर्म की जानकारी किस प्रकार। सिर्फ अभी सिंपल तौर पे जान लीजिए कि जिसमें कर्म होता है यानी काम करने का जिसमें बोध होता है वो सकर्मक होता है, और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं होता है वो आपका अकर्मक क्रिया होता है। तो यहाँ पर देखिए, अशोक ने शादी की, राम ने रावण को मारा, यानी ने का प्रयोग हुआ है। सकर्मक भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ होता है। अब दूसरा, विभक्ति को का प्रयोग। विभक्ति को का प्रयोग प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है, अप्राणीवाचक के साथ नहीं होता है। इसके पहले भी हमने जब पढ़ा था तो मैंने बताया था कि निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं बल्कि सजीव वस्तुओं के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे गाय घास खाती है, यहाँ घास अप्राणीवाचक है, इसीलिए इसमें को का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि कमला ने गुड़िया को पत्र लिखा, ये गुड़िया आया आपका प्राणीवाचक शब्द, इसीलिए यहाँ पर को का प्रयोग किया गया है। अब इसमें ख का दूसरा, जिन वाक्यों में चाहिए तथा जाना है क्रिया का प्रयोग हो वहां भी इस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी इसे को का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ख में हम लोग ये बता रहे हैं, क में हमने बताया था ने का प्रयोग, अब इस ख में आपको को का प्रयोग बताया जा रहा है। आनंद को दिल्ली जाना है, बरखा को आराम करना चाहिए, यानी क्रिया का प्रयोग हो, यानी चाहिए तथा जाना है, इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है, वहां पर को का प्रयोग किया जाता है, वहां भी इस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आनंद को दिल्ली जाना, जाना आया, बरखा को आराम करना चाहिए। अब तीसरा आता है, निश्चित समय सूचक संज्ञा के साथ भी इस विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी निश्चित डेट, निश्चित समय, निश्चित जगह, इस प्रकार के नहीं, ये सब फिक्स हो, एकदम वहीं पर वहां पर प्रयोग किया जाता है। मैं 16 मार्च को, निश्चित हुआ ना, निश्चित समय सूचक, निश्चित समय सूचक हुआ, इसीलिए इसको का प्रयोग किया जा रहा है। मैं 16 मार्च को कानपुर जा रहा हूं। अब ग, विभक्ति से का प्रयोग, ये क हुआ, ये ख हो गया, इसके 3 पॉइंट थे। अब ग, विभक्ति से का प्रयोग। विभक्ति से का प्रयोग अपादान, कर्ता, करण तथा कर्म कारक में किया जाता है। वृद्ध महिला से चला नहीं जाता, कर्ता कारक। सुधा ने सारी बात महेंद्र से कह दी, कर्म कारक। मैं कार से मथुरा जाऊंगा, करण कारक। प्रतीक कल दिल्ली से आया, अपादान कारक। देखिए अपादान कारक में प्रतीक कल दिल्ली से, यानी किसी जगह से वो अलग हुआ है। अब विभक्ति से का प्रयोग स्थान व समय सूचित करने के लिए भी किया जाता है। आलोक 4 बजे से घर पर पढ़ा रहा है, प्रेरित कर्ता के सामने इसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पाकिस्तान ने कोरिया से मिसाइल बनवाई, यानी प्रेरित कर्ता, पाकिस्तान प्रेरित कर्ता ने कोरिया से, यानी उसका प्रयोग किया जाता है। अब आया घ, विभक्ति पर ऊपर के लिए का प्रयोग होता है। पर ऊपर का प्रयोग अधिकरण कारक में होता है। हाँ, विभक्ति पर ऊपर के लिए का प्रयोग होता है, पर ऊपर का प्रयोग अधिकरण कारक में होता है। में विभक्ति का प्रयोग अधिकरण कारक में होता है। राष्ट्रपति भवन में 300 कमरे हैं, अधिकरण कारक में इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर क्या बता रहा है, विभक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। अब आपका यहाँ पर अभ्यास प्रश्न आया है। मैंने कोशिश किया है कि इन सब के माध्यम से आपको कारकों के बारे में जानकारी दूं। अब आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कर्ता कारक, यानी जो भी आपके कारक और चिन्ह थे, इसे याद रख लीजिएगा। इसे याद करने से आपको और आसान हो जाएगा कि किस प्रकार से क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको अभ्यास प्रश्न बता रही हूँ। पहला है
कारक से आप क्या समझते हैं? तो इसका सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बताया था, ये परिभाषा इसके अंतर्गत लिख दीजिएगा। दूसरा है कारकों की विभक्ति प्रकार लिखिए। ये 8 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो कर्ता यानी कर्ता ने, कर्म को, तो इस तरह से आप पूरा 8 प्रकार लिख दीजिएगा और साथ साथ याद भी करते चलिएगा। संप्रदान कारक तथा कर्म कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी मैंने आपको काफी डिटेल में बताया, तो कम से कम एक उसकी परिभाषा लिख दीजिएगा और दूसरा उसको उदाहरण, ये 2 काफी हो जाएंगे आपके लिए। चौथा, विभक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो मैंने जब परिभाषा बताया था, ठीक उसके नीचे विभक्ति की भी परिभाषा लिखा हुआ था, तो वो लिखकर आप कोई भी किसी का भी एक उदाहरण उस पर लिख दीजिएगा। विभक्ति तथा कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर से वही बात, विभक्ति की परिभाषा, कारक की परिभाषा लिखकर दोनों के एक एक उदाहरण लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति विभक्तियों द्वारा कीजिए, जो यानी विभक्तियों के जो चिन्ह थे उनकी सहायता से करना है। एक मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको करनी है। अंकित ने पुस्तक खरीदी, यहाँ पे क्या आएगा, ने, विभक्ति चिन्ह हुआ ना। अब दूसरा, अंकुर प्रिंसी अपने ननिहाल नहीं गए, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आपको लिखना है। प्रिया अब आना चाहिए, फिर से यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लिखना है। मेरे कौन आएगा, यहाँ पर फिर से विभक्ति चिन्ह। सुधा अपने माता मंदिर गई, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आना चाहिए। अब नीचे दी गई कारकों की विभक्तियों के सामने उससे संबंधित कारकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे दिया है में, इसकी विभक्ति चिन्ह, यानी ये विभक्ति चिन्ह आपको दिए गए हैं। अब इसकी कारकों के नाम लिखने हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण कारक है ना, तो ठीक उसी प्रकार से देखिए में लिखिएगा, ये हुआ अधिकरण कारक। तो आप इस तरह से कंप्लीट करिएगा। अब के साथ लिखिए, के साथ का फिर यहाँ पे के साथ लिखकर इसके कारक लिखिएगा, ने लिखकर उसका लिखिएगा, को लिखकर फिर उसी प्रकार से इस प्रकार से करके आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसको अपने पूरा जैसा मैंने आपको उसमें बताया था, 4 कॉलम करके एक में पहले में कारक, दूसरे में उसका विभक्ति चिन्ह, तीसरे में उसकी परिभाषा और चौथे में उसका उदाहरण, इस प्रकार से पूरा करके मैंने आपको पूरा बोल के बताया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डायग्राम तैयार करने के बाद, यानी चित्र तैयार करने के बाद ही आप इन प्रश्नों के जवाब देंगे और इसे पूरी तरह से याद कर लीजिए।